टॉपिक है दृष्टि दोष। ठीक है, कि जो मानव नेत्र है उसमें कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उनके नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है, जिससे उनका निकट बिंदु जो होता है दूर हट जाता है, निकट बिंदु दूर हट जाता है और उन्हें क्या होता है कि पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता। निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वो हो जाएगा क्या, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण कैसे करेंगे। तो पहला है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हमने क्या कहा कि इसमें जो है निकट की वस्तु मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इस दोष को हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। कारण होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष कैसे मनुष्य के आंख में होता है, कैसे मतलब किसकी कमी के कारण होता है। तो इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, जो नेत्र के गोलक का वक्रता त्रिज्या होता है, नेत्र के गोलक का वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब कि फोकस दूरी कम होगी तो क्या होगा, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, फोकस दूरी में क्या कम हुई, वक्रता त्रिज्या ज्यादा तो फोकस दूरी कम, एक कारण ये हो गया। दूसरा क्या है, जो हमारा नेत्र में नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस और रेटिना हो, नेत्र लेंस और रेटिना होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, उनके बीच की दूरी अभी वहां पर यहाँ पर बढ़ जाता है, क्या होता है, उनके बीच की दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की। क्योंकि जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, आंख पर रेटिना पर बनता है, वो भी कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, जो हमें अनुभव के आधार पर, मांसपेशियों के अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को देख रहे हैं तो हमारा जो आंख है इसकी रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक और उल्टा, जो मांसपेशियों के अनुभव के आधार पर क्या होता है, सीधा हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो दूसरा इसका जो कारण है, जो हमारा नेत्र लेंस है और रेटिना है उसके बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, दूरी बढ़ी तो नेत्र के गोलक का व्यास भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो है जहां पर बस से आपतित किरण को अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना पर मिलना चाहिए, रेटिना पर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस दोष में क्या हो जाता है, रेटिना से पहले मिल जाता है, क्या होता है, रेटिना से पहले मिल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देखना, हम एक नेत्र लेते हैं, एक सामान्य मनुष्य का, एक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दूषित व्यक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सामान्य व्यक्ति का लेते हैं। ठीक है, ये है नेत्र लेंस, ये है नेत्र लेंस और यहाँ पर रेटिना होता है। ठीक है, यहाँ पर रेटिना होता है। अब यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु यहाँ पर रखा है जिससे क्या हुआ, किरणें आपतित हुई, उस वस्तु से क्या हुआ, किरणें आपतित हुई। ये सामान्य मनुष्य के लिए, किसके लिए, सामान्य मनुष्य के लिए, कि
जब मतलब दृष्टि दोष ना हो, निकट दृष्टि दोष ना हो, मतलब दोष ना हो, तो क्या होगा इस कंडीशन में जो वश्य आपतित किरण होगी अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना पर मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी। और यहाँ पर क्या होगा कि जो वस्तु है उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ये तो सामान्य हो गया, सामान्य मतलब कि सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति दृष्टि। अब क्या हुआ कि अगर ये दोष आ गया, ये दोष आ गया, ये दोष कैसे आता है हमने बताया कि जो नेत्र की गोलक का वक्रता त्रिज्या होता है वो बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है। और दूसरा कारण क्या बताया कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा नेत्र की गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो रेटिना पर मिलने के बजाय रेटिना से पहले किसी बिंदु पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाएंगे ये नेत्र लेंस होता है और ये रेटिना है। ठीक, वही वस्तु दो किरणें आती होंगी, अब क्या होगा ये रेटिना है, इसको कुछ पॉइंट नाम दे दो, आर दे दो नाम, ये रेटिना है। ठीक है, अब क्या होगा जब निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति होगा तो हमने क्या कहा, रेटिना पर मिलने के बजाय किसी अन्य बिंदु पर मिलेगा, किसी अन्य बिंदु पर मिलेगा इस तरीके से। ये यहाँ मान लेते हैं सी बिंदु पर मिला, क्या हो गया सी बिंदु पर मिल गया, तो यहाँ पर क्या रेटिना पर नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में जो दोष होगा हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, कि जो है रेटिना से पहले किसी बिंदु पर मिल जाता है। तो और एक चीज और बताया कि जो है अगर वक्रता त्रिज्या क्या है बढ़ रहा है तो फोकस दूरी कम, तो यहाँ क्या हुआ वक्रता त्रिज्या बढ़ा, फोकस दूरी क्या हुई कम हो गई। अब अगर इसका निवारण करना है तो क्या करेंगे, निवारण करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे जो है मतलब उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे पहले ये इसको नोट करो फिर आगे बता रहे हैं। अब निकट दृष्टि दोष का निवारण, निवारण कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कैसे प्रयोग करते हैं इस तरीके देखो, रेटिना दिया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तब क्या होता है जाके कि जो है ये रेटिना पर मिलना चाहिए, रेटिना पर क्या होती है ऐसे मिल जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है अगर इसको
ये जो किरणें हैं पीछे की तरफ बढ़ाएं हैं, क्या करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं इस तरीके से। ये फोकस है ना। चलो ये निकट दृष्टि दोष हो गया। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। ठीक है, इसकी बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। अब इसका क्या कारण होता है, क्या होता है। ठीक है, ये फिगर बन गया ना। तो ऐसा दोष जिसमें क्या हो, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जो है, जो हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो, वहां पर क्या था, बढ़ रहा था, फोकस दूरी कम होती है। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसमें क्या था, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती थी, फोकस दूरी कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ जाएगी किसके कारण, वक्रता त्रिज्या के कारण। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या जाती है, वहां पर क्या था, बढ़ जाता था, बढ़ जाता, यहाँ क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, जिससे नेत्र के गोलक का व्यास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वो रेटिना पर मिलने के बजाय वो आगे जाके कहीं मिलेगी, ऐसा प्रतीत होगा कि आगे मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है आरेख से बताते हैं, फिगर से, कि सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य मनुष्य के दृष्टि के लिए ठीक है। ये नेत्र लेंस है और यहाँ पर नेत्र कोई वस्तु रखा है। ठीक है, यहाँ से बस से आप किरणें आपकी लेंस, नेत्र लेंस पे पड़ी, नेत्र लेंस पे पड़ी। ठीक है, तो इस मतलब यहाँ पर इसको भी दोष नहीं है, दूरदृष्टि दोष नहीं है, तो कहाँ मिलेगी, सीधा वही रेटिना पर ही मिलेगी। ठीक है, रेटिना पर भी मिलेगी, लेकिन दूरदृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष व्यक्ति। ठीक है, तो इसके लिए फिगर ये क्या होगा, नेत्र लेंस होगा और ये यहाँ पर रेटिना है ना, रेटिना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों किरणें यहीं से निकलेंगी वस्तु से, और क्या होगा कि रेटिना पर नहीं मिलेगी, उससे आगे जाकर मिलेगी। ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा कि उससे आगे जाकर कहीं मिलेगी। इस तरीके से ये ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर कहीं मिलेंगे। इससे क्या हुई, फोकस दूरी बढ़ गई ना, फोकस दूरी बढ़ी तो हमारा क्या हुआ, निकट बिंदु दूर चला गया। ठीक है, तो ये रेटिना है, इसको आर नाम ले दो। अब क्या है, इस दोष के निवारण के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, इस दोष के निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो यहाँ पर हम उसके लिए निवारण के लिए लिखते हैं, निवारण के लिए आरेख खींचते हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। यहाँ छोटा सा फिगर हम बना दे रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। इस तरीके से अगर इसको हम पीछे बढ़ाते हैं क्या होगा, यहाँ पर फोकस ठीक है, इतना देखो। अगला क्या है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। इसमें ऐसा होता है कि जो है जैसे जैसे क्या होती है, आयु बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है तो क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे क्या होता है कि जो उनका निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु होता है, जो वृद्ध आदमी कोई है, निकट बिंदु जो होता है क्या होता है, दूर हट जाता है। निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिससे उनको क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कब नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो उनका निकट बिंदु होता है दूर हट जाता है, निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिससे क्या होता है कि जो निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। एक चीज और पेपर में पूछा जाता है कि जो समान मनुष्य की दृष्टि कितनी होती है, सामान्य दृष्टि, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर दूर का कह दे तो दूर का अनंत, दूर का अनंत, यानी इसको कह सकते हैं कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। ठीक है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो क्या होगा, हमें स्पष्ट दिखाई देगा। क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। अगर हम क्या करते हैं, उस वस्तु को पास में लाते हैं तो हमें उतना क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दूरी क्या हुई, 25 सेंटीमीटर से कम हो गई। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर में जा रहा है तब भी क्या होगा, उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा जितना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें दिखाई देगा। कभी भी पेपर पूछता है कि समान मनुष्य की दृष्टि क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर, इसे बोलेंगे निकट बिंदु। 25 सेंटीमीटर क्या बोलेंगे, निकट बिंदु। अगर दूर बिंदु कहेगा तो अनंत होता है। ठीक है, ये बहुविकल्प में कभी कभी बोर्ड पेपर में पूछ लेता है। तो जरा दृष्टि दोष समझ में आ गया ना, क्या होता है कि जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो उसका जो नेत्र का समंजन क्षमता होता है घटता जाता है, जिससे उनका जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु जो होता है वो दूर हट जाता है। और जो वस्तु मतलब निकट, जैसे कोई वस्तु निकट रखी है तो क्या होता है, स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देता है। ये हो गया 3 प्रकार के दृष्टि दोष। ठीक है, हमने तीनों प्रकार के दृष्टि दोष को बता दिया, उसका निवारण कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। अब नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, ये ऐसा है जो है, इसमें क्या होता है, वस्तु चाहे मतलब कि जो नेत्र की पेशियां होती हैं, पश्चिमादि पेशियां जो होती हैं, वो नेत्र की फोकस दूरी को इस प्रकार से योजित कर देती है या इस प्रकार समायोजित कर देती हैं कि अगर वस्तु पास रखा है या दूर रखा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो है नेत्र की पेशियों द्वारा, नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। कहने मतलब कि जो है, जो नेत्र की पेशियां हैं वो फोकस दूरी को घटा भी सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे आंख की क्षमता होती है घटाने और बढ़ाने की, किसके द्वारा, पेशियों, नेत्र की पेशियों द्वारा।
घटाने और बढ़ाने की, वही क्या कहलाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नेत्र की पश्चिमाभि पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की पश्चिमाभि पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वस्तु चाहे नेत्र से दूर रखा हो या पास रखा हो, दूर रखा हो या पास रखा हो, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर बनता है। नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित आवश्यकता अनुसार मतलब घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, जैसे वस्तु रखा हो जहां पर। ठीक है, समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेत्र की पश्चिमाभि पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वस्तु चाहे नेत्र से दूर रखा हो या पास रखा हो, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। और एक चीज और, नेत्र की पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित आवश्यकता अनुसार समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इतना लिखो पहले। दर्शन कोण, ठीक है, ये क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है तो उस वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनता है, हम देख रहे हैं, दर्शन हम देख रहे हैं, उस वस्तु को देख रहे हैं, तो उस वस्तु के द्वारा जो हमारी आंख पर कोण बनेगा क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो है एक नेत्र लेते हैं,
और यहाँ पर दो वस्तु रखे हुए हैं। पहला वस्तु AB और दूसरा वस्तु उतनी लंबाई का A', B'। ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों से क्या होंगी, किरणें निकलेंगी, दोनों वस्तुओं से किरणें निकलेंगी इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। इसको हम R लेते हैं, रेटिना है के लिए। ये D1 है, ये D2 है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि किसी वस्तु का दर्शन कोण, मतलब कि किसी वस्तु का बड़ा होना या छोटा होना किस पर निर्भर करेगा, दर्शन कोण पर निर्भर करेगा। अगर कोई वस्तु पास में लाएंगे तो उनको क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। तो यहाँ AB और A', B' है, तो इसके द्वारा देखो D1 जा रहा है और इसके द्वारा D2 जा रहा है। क्या रहा है, इसमें एंगल हम दे देते हैं, जो ये वाला एंगल है इसको हम बीटा नाम दे देते हैं, और जो ये वाला एंगल है इसको एक नाम दो, इसको अल्फा नाम दो, और जो ये वाला एंगल है इसको बीटा नाम देते हैं। तो ये तो अल्फा ज्यादा होगा, बीटा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा, बीटा ज्यादा होगा। ये एंगल कुछ कम है ना अल्फा से, बीटा क्या है, कम है, ये एंगल यहाँ तक है। यानी कि किसी वस्तु का बड़ा होना या छोटा होना किस पर निर्भर करेगा, दर्शन कोण पर निर्भर करेगा। किस पर, दर्शन कोण पर। अगर दर्शन कोण ज्यादा है, दर्शन कोण ज्यादा है तो क्या होगा, अब वस्तु हमें बड़ा दिखाई देगा। अगर दर्शन कोण कम है तो वस्तु छोटा दिखाई देगा। यही से देख लो, जो AB है उसके द्वारा D1 है, तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ से इसके बीच डिस्टेंस निकाला जाए R से, और इसके बीच भी किस A', B' के बीच में निकाला जाए तो कौन सा ज्यादा आएगा, D2 वाला ज्यादा आएगा ना। इसका मतलब क्या, अगर वस्तु नजदीक है तो बड़ा दिखाई देगा, वस्तु दूर है तो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो है किसी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना किस पर, दर्शन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इस साइड, किसी वस्तु का छोटा व बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण पर निर्भर करता है, दर्शन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। प्रकाशीय केंद्र की आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता होता क्या है, ये प्रकाशीय केंद्र मतलब इससे प्रकाश के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं प्रकाशीय केंद्र से करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बताएंगे प्रकाशीय केंद्र होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, पहले से इसकी आवर्धन क्षमता बताते हैं होता क्या है, कि जो प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र है, तो जो वस्तु होता है इसके सामने अगर कोई वस्तु रख दिया गया या वस्तु है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा बने आंख पर दर्शन कोण के अनुपात को हम प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, फिर से देखो कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं, तो हम इसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं कि जो है किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। ठीक है, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता
किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु के बनाए गए वस्तु है, वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा, ठीक है, किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण, ठीक है, दर्शन कोण। अब क्या है कि अब प्रकाशिक यंत्र नहीं यूज कर रहे हैं, तो वस्तु के द्वारा जो बनेगा, वस्तु के द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बनेगा उसका अनुपात क्या होगा, प्रकाशिक यंत्र के बराबर होगा। दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा, वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर दर्शन कोण बनता है उसको हम लिखेंगे बीटा से, ठीक है, बीटा से। वस्तु के द्वारा जो बनेगा दर्शन कोण उसको लिखेंगे दर्शन कोण, उसको हम लिखेंगे अल्फा से, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र के प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनेगा आंख पर उसको बीटा से, और जो वस्तु के द्वारा दर्शन कोण बनेगा उसको अल्फा से लिखते हैं। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकलेगा, m बराबर बीटा अपान अल्फा। ये होता है किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला, m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। इतना नोट करो, ये आवर्धन क्षमता है, ठीक है। अब देखो प्रकाशिक यंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, ये प्रकाशिक यंत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला आता है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी नंबर 1। नंबर 2 यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तीसरा आता है परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। सबके बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसका क्या काम है। खगोलीय दूरदर्शी अंतरिक्ष से संबंधित है, कि बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं उनको देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है।
यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि जो हमें आंखों से ना दिखाई दे, जो हमें आंखों से ना दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है, काम वही है जो खगोलीय दूरदर्शी का है, लेकिन क्या कर देता है, ये स्पष्ट बनाता है, किसी वस्तु का बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है, किसी वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है। बाकी काम खगोलीय दूरदर्शी की तरीके करता है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्या इसमें क्या इसका संरचना कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद हम इसका डेरिवेशन बताएंगे, इसके आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबके लिए। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं खगोलीय दूरदर्शी का। ये बेलनाकार शेप में होता है, लेंस लगे होते हैं इस तरीके से, देखो ये खगोलीय दूरदर्शी के लिए है। यहाँ पर जो लेंस लगा होता है हम इसे अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, नेत्रिका लेंस होता है जो छोटा होता है, नेत्रिका लेंस छोटा होता है, अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है। किसमें, खगोलीय दूरदर्शी में। तो इसकी फोकस दूरी को हम F0 से लिखते हैं, FO से, और इसकी फोकस दूरी को FE से लिखते हैं। ठीक है। इसे बोलते हैं हम अभिदर्शक लेंस। क्या बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस, या इसे अवर्णक लेंस भी बोल सकते हैं, अभिदर्शक अवर्णक लेंस। इसे हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। ठीक है, ये तो हो गया। देखो इसमें क्या, अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, नेत्रिका लेंस छोटा होता है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम FE से लिखते हैं, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी से FO से लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, अब इसका अपोजिट होता है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसका फिगर कैसे बनता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। अब इसमें जो अभिदर्शक लेंस होता है, अभिदर्शक लेंस जो होता है वो छोटा होता है, अभिदर्शक लेंस छोटा होता है, लेकिन नेत्रिका लेंस क्या होता है, बड़ा होता है। नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, अभिदर्शक लेंस छोटा होता है। तो हम इसे बोलेंगे क्या, अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस। ये जस्ट उसका उल्टा होता है, किसका, खगोलीय दूरदर्शी का। और ये इसे क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। ठीक है, ये इसका उल्टा है। बाकी काम इसका क्या है कि जो है तारों को, छोटे छोटे तारों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसका क्या है, संयुक्त का छोटी जो हमें आंखों से ना दिखाई दे उसके लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। जो परावर्तक दूरदर्शी है वो खगोलीय दूरदर्शी की तरह कार्य करता है, लेकिन वो क्या करता है, वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, दिखाता है। अभिदर्शक लेंस क्या होता है, छोटा होता है, और इसकी फोकस दूरी कैसे लिखेंगे, FO से, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को FE से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, अभिदर्शक लेंस, खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब बात करते हैं हम परावर्तक दूरदर्शी। ये नोट करना है, नोट करो, दूरदर्शी तीसरा है। ठीक है, इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये इसका मुख्य क्षय अवतल दर्पण का। और यहाँ पर क्या होता है, एक नेत्रिका लेंस लगा होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई वस्तु क्या है, ए बी रखा है,
अब इस वस्तु से दो किरणें निकलेंगी, क्या होंगी? दो किरणें निकलेंगी इस तरीके से। ये पहली किरण के लिए हमने एक एरो लगा दिया, दूसरी के लिए क्या कर दिया कि यहाँ पर आकर मिलेगी और इसके लिए दो किरण हमने लगा दी। पहली का मतलब एक, दूसरी का मतलब दो। ठीक, अब यहाँ पर जो होता है एक हमारा समतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। और ये नेत्रिका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है? समतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, समतल दर्पण लगा होता है और ये जो किरण आ रही है तो इस समतल दर्पण पर आपतित होगी पहली किरण, दूसरी किरण क्या होगा? ये भी समतल दर्पण पर आपतित होगी। तो क्या होगा कि ये जो किरण है इस दर्पण को हम पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या आभास होगा ना। तो अब क्या है, जो यहाँ पर दोनों किरणें आ रही हैं, दोनों किरणें आ रही हैं इस तरीके से। ये पहली किरण ऐसे आई और दूसरी वाली ये है, दूसरी वाली यहाँ से ऐसे जाएगी इस तरीके से, थोड़ा तिरछा होगा उधर। ठीक है, ये डबल एरो थोड़ा जाने नहीं दे रहा ना, देख लो। पहले वाली किरण ये है, इस तरीके से आएगी और दूसरी वाली ये है, ये इस तरीके से जाएगी सेकेंड। अब जहां पर ये दोनों काट रही है, यहां पर काट रही हैं, ये वाला भी है, ये वाला काट रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा? ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बनेगा। फिर से क्या होगा? ये नेत्रिका है, यहाँ से यहाँ पर हम यहाँ से देखते हैं, ये आंख है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये नेत्रिका होता है, यहाँ से देखते हैं हम। तो यहाँ पर वस्तु से दो किरणें आपतित हुई, पहली दूसरी, कहाँ? अवतल दर्पण